जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नईम अहमद सकलैनी। मेरा नाम नईम अहमद सकलैनी है। पिछले 6 सालों से इंग्लिश लैंग्वेज डील कर रहा हूँ एंड आई हैव ऑल्सो टॉट इन वेरियस ऑफलाइन क्लासेस। आफ्टर गेटिंग सम सजेशंस ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिससे कि इंग्लिश लैंग्वेज के सारे कंसेप्ट आप तक प्रोवाइड कराए जाएँ, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। इन दोनों को ही हम बहुत ही ईजीएस्ट वे में कंसेप्चुअली समझने वाले हैं। मैं इंग्लिश लैंग्वेज को कंसेप्चुअली समझने पे हमेशा ज़ोर इसलिए दिया करता हूँ, मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी यही बात रिपीट करता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज को कंसेप्चुअली समझो, क्योंकि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को ऐसे रट्टाफिकेशन से लर्न करते हैं, लाइक रूल नंबर 1 रटो, 2 रटो, 3 रटो, 4 रटो, यू विल नेवर बी एबल टू एक्वायर मास्टरी इन दिस पार्टिकुलर लैंग्वेज। वहीं दूसरी ओर अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को कंसेप्चुअली समझते हैं, लाइक कोई भी रूल है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, तो ऐसे आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा और चीज़ें आपके माइंड में लाइफ टाइम के लिए रिटेन हो पाएंगी। एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही है और आपको लगता है कि हाँ मैंने आपके लिए मेहनत की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है एंड इस फर्स्ट वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज करने वाले हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो ही बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की क्यों डाली, मैंने डायरेक्ट आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना स्टार्ट क्यों नहीं किया। लाइक मैं चाहता आपको वर्ब चैप्टर से स्टार्ट कर सकता या कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर सकता था, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, कोई भी चैप्टर आपको पढ़ा सकता था, स्टार्ट कर सकता था इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना। लेकिन अगर मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना डायरेक्ट स्टार्ट करता बिना ये वीडियो डाले, तो कोई भी चैप्टर में स्टार्ट करता, हर एक चैप्टर में कुछ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, कुछ टर्म्स यूज़ होते। अब जो फर्स्ट टाइम इंग्लिश सीख रहा है उसको वो टर्मिनोलॉजी या टर्म्स या वर्ड्स पता नहीं होंगे, और अगर वो वर्ड्स पता नहीं होते तो उसको इंग्लिश सीखने में बहुत प्रॉब्लम आती, बहुत डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ती। तो मैंने कहा ठीक है, पहले एक एक्स्ट्रा क्लास इन बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की डाल देते हैं, ताकि जो फर्स्ट टाइम भी है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में। अच्छा, हर एक कंट्री का अपना अलग एक ओरिजिन प्लेस होता है जहाँ पे वो बनी हुई होती है। फॉर एग्जांपल हिंदी एक लैंग्वेज है, कहाँ पे हुआ है जन्म? इंडिया में ऑब्वियसली। एंड चाइनीज़ एक लैंग्वेज है, चाइना में जन्म हुआ है। जापानीज़ एक लैंग्वेज है, जापान में जन्म हुआ है। सेम एज इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी कहीं ना कहीं जन्म हुआ, कहीं ना कहीं बनी हुई होगी। बिल्कुल, इंग्लिश लैंग्वेज का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। मैंने आपके लिए लिखा भी है, ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लैंड। अब होता क्या है, सबसे पहले साउंड्स बनते हैं। साउंड्स कैसे बनते हैं? मैं कुछ भी बोला, मैंने बोला वुमन, वुमन, आपने कहा सर इसमें साउंड वा का आ रहा है, ओ का आ रहा है, मा का भी आ रहा है एंड ना का भी आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बॉय, आपने कहा सर बा का साउंड आ रहा है, ओ का भी साउंड आ रहा है एंड या का भी कुछ साउंड आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हाँ गर्ल, आपने कहा सर गा का साउंड आ रहा है, रा का भी साउंड आ रहा है एंड ला का भी साउंड आ रहा है। तो इसी तरीके से इन लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स देखे और टोटल नंबर ऑफ साउंड्स कलेक्ट करने की कोशिश की, और टोटल नंबर ऑफ साउंड्स जो इन्हें मिले वो 44 साउंड्स मिले। तो टोटल नंबर ऑफ साउंड्स हमारे पास कितने आए? 44। अब इन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास साउंड्स तो 44 हो गए, लेकिन इन्हें रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, है ना? अगर हम उन साउंड्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या ही फ़ायदा उन साउंड्स को कलेक्ट करने का। हमने 44 साउंड्स तो बना दिए, लेकिन उसको रिप्रेजेंट किस में करें? उन्होंने कहा ठीक है, जो साउंड्स हमने बनाए हैं, का, टा, मा, ना, चा, जो भी इन्होंने साउंड बनाए, उन्होंने कहा ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर्स बनाते हैं। हाँ, इन्हीं को रिप्रेजेंट करने के इन्होंने लेटर्स बनाए, जिसको हम ABCD बोलते हैं। और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो इन्होंने बनाए वो 26 बनाए, और इन्हीं के ग्रुप को अल्फाबेट बोलते हैं। 26 लेटर्स का जो ग्रुप है उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। कई बार मैं स्टूडेंट से ऑफलाइन क्लासेस में पता करता हूं कि बेटा कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, तो बताते हैं सर 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। मैं सरप्राइज हो जाता हूं कि 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स नहीं होता, अल्फ़ाबेट होता है, क्योंकि इंग्लिश हर लैंग्वेज का अपना अलग एक अल्फ़ाबेट होता है। अब अल्फ़ाबेट क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो उसके लेटर्स हैं उनके ग्रुप को ही तो अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो 26 होने के कहीं तक चांस ही नहीं है। हर लैंग्वेज के अपना अलग एक ही अल्फ़ाबेट होता है, लेटर्स 26 होते हैं। अब वो अल्फ़ाबेट 26 क्यों बताते हैं?
क्योंकि वो लेटर्स को ही अल्फ़ाबेट समझ लेते हैं। उन्हें ये बताया ही नहीं गया कि जो अल्फ़ाबेट है वो लेटर्स का ग्रुप है। ठीक है, उस तरफ नहीं जाते हैं। तो साउंड्स बने, 44 साउंड्स हमारे पास आए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर्स बनाए गए, 26 लेटर्स बनाए गए। अब आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए था कि सर साउंड्स 44 हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लेटर्स बनाए, बात समझ में आ गई। लेकिन लेटर्स जो हमने बनाए हैं वो 26 लेटर्स बनाए हैं, जबकि साउंड्स हमारे पास 44 हैं ओनली। तो सर 26 लेटर्स तो 26 साउंड्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे, और बाकी के जो बचे हुए साउंड्स हैं उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा? माय डियर, उनको भी यही 26 लेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बात आप खुद भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आप डियर सिप्ला लिख के दिखाइए, सिप्ला, CIPLA, सिप्ला। आपने कहा ठीक है, आपने सिप्ला लिख के दिखाया। अब मैंने कहा सर चिप्स लिख के दिखाइए, आपने लिखा CHIPS, चिप्स। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया? आपने कहा सर सिप्ला में CIPLA हो रहा था, लेकिन चिप्स में CH हो गया। चा के लिए लेटर्स में कोई अलग लेटर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने दो लेटर को मिला के एक अलग साउंड बना दिया। बात समझ में आ रही है या नहीं? मैंने कहा आप स्वेटर लिख के दिखाइए, आपने SWEATER स्वेटर लिख के दिखाया। वहीं मैंने कहा आप शिप लिख के दिखाइए, आपने क्या किया? SHIP, शिप लिख के दिखा दिया। तो यहाँ बात क्या समझ में आई कि सर यहाँ भी शाह के लिए स्पेशल कोई लेटर नहीं बना, लेकिन हमारे पास जो 26 लेटर्स थे इन्हीं का यूज़ करके, इन्हीं किन्हीं दो लेटर्स का यूज़ करके हमारे पास जो बचा हुआ साउंड था उसको हमने बना दिया। तो समझ में आ रही है बात? 26 साउंड तो हमारे आ ही रहे हैं, बचे हुए जो साउंड थे हमने दो लेटर्स को मिला के उनको भी बना दिया गया। सर ठीक है, बात समझ में आ गई कि सबसे पहले साउंड्स बने, उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर्स बनाए गए, उनके ग्रुप को अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब लेटर्स बनाए क्यों? लेटर्स इसलिए बनाए ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके नाम रखे जा सकें, जो वो कहना चाह रहे हैं उनको कहा जा सके, और उनको कहने के लिए उन्हें वर्ड्स बनाने पड़े। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? साउंड्स हो गई। सर उससे क्या हुआ? फिर लेटर्स बने। अब लेटर्स के बाद सर क्या बना? वर्ड्स बने। वर्ड्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल दे देता हूँ, हालांकि आपको पता भी होगा कि वर्ड्स होते क्या हैं, बहुत बेसिक सी बात है। डॉग एक वर्ड है, कोई भी चीज़ है एक वर्ड है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, द CEO ऑफ द कंपनी हैज़ 10 बेंगलोज। द अपना अलग एक वर्ड है, CEO एक अपना अलग वर्ड है, ऑफ एक अपना अलग वर्ड है। ये सारे के सारे वर्ड हैं। सर अगर ये वर्ड हैं तो इसमें सारे के सारे लेटर्स इंक्लूड होने चाहिए, है ना? वर्ड्स किससे मिलके बना हुआ है? सर लेटर्स से मिलके बना हुआ है, तो लेटर्स होने चाहिए ना इसमें। द एक वर्ड है, क्या इसमें लेटर्स हैं? हाँ सर बिल्कुल इसमें लेटर्स हैं। क्या इसमें साउंड्स होंगे? हाँ सर बिल्कुल, द में द का साउंड है ना, बिल्कुल है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी। आपने कहा सर कंपनी भी एक वर्ड है, और अगर कंपनी एक वर्ड है सर लेटर्स से मिलकर बनी होनी चाहिए। लेटर्स मतलब ABCD से मिलकर बनी होनी चाहिए। हाँ सर उन्हीं चीज़ों से तो बनकर बना हुआ है। और सर इसमें साउंड्स भी आने चाहिए थे। हाँ सर साउंड आ रहा है ना, इसमें का आ रहा है, आ का आ रहा है, मा पा ना ई, ये सारे के सारे साउंड्स आ रहे हैं। मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा प्रूफ भी हो रहा है कि हाँ हमने अब तक जो पढ़ा है वो बिल्कुल वैलिड है, और यहाँ पे फॉलो भी हो रहा है। अब वर्ड्स के बाद जो बनता है वो बनता है फ्रेज। सर अब ये फ्रेज किस चिड़िया का नाम है? अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। ये फ्रेज क्या है? सर फ्रेज की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है। अ फ्रेज is a group of words that does not contain subject and verb। मतलब एक फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए और वर्ब नहीं होना चाहिए। सर ये बात तो समझ में आ गई कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब 2-4 वर्ड्स उसके अंदर, 2, 4, 5, 6 वर्ड्स उसके अंदर होंगे, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन आपने दे दी कि उसके अंदर सब्जेक्ट भी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर वर्ब भी नहीं होना चाहिए। सर हमें तो सब्जेक्ट भी नहीं पता है, वर्ब नहीं पता, क्योंकि हम तो बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं ना। तो ठीक है, पहले सब्जेक्ट एंड वर्ब को क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा फ्रेज पे आऊँगा और इस डेफिनेशन को हम क्लियर करेंगे। वर्ब समझते हैं पहले। अगर आपने स्कूल में शायद ऑब्वियसली पढ़ाई होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं और सेकेंड एंड थर्ड स्टैंडर्ड से ही हमारी स्टडी स्टार्ट हो जाती है इन चीज़ों को लेके।
लेकिन फिर भी मैं रिपीट करता हूं क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ब, हमारे क्लास टीचर ने हमें मुझे भी और मोस्ट ऑफ द पीपल को इसी तरीके से समझाया जाता है कि जो वर्ब होती है वो एक एक्शन वर्ड होता है। आई रिपीट, एक्शन वर्ड होता है। मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो कि एक्शन अगर आपको दिखा रहा है तो वो वर्ब होगा। Am I right? ओके। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, द CEO ऑफ द कंपनी हैज 10 बंगलोज। इस सेंटेंस में ये वर्ब है, ठीक है। द CEO ऑफ द कंपनी हैज 10 बंगलोज। जो कंपनी का CEO है उसके पास 10 बंगलो हैं, है ना, 10 बंगले हैं उसके पास। यहाँ पे ये वर्ब है, ठीक है। आपने सर अभी बताया कि जो वर्ड होता है वो एक्शन दिखाता है। यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है मुझे बताइए, है ना। बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वर्ब जो है एक्शन डिनोटिंग वर्ड है, कोई भी एक्शन दिखा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, ये बिल्कुल 100% वर्ब है, क्लियर है। और अगर ये वर्ब है तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे एक्शन दिखाना चाहिए था। द CEO ऑफ द कंपनी हैज़ 10 बंगलोज। जो कंपनी का CEO है उसके पास 10 बंगलो हैं। लेकिन यहाँ तो मैं देख पा रहा हूँ कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। क्या कोई यहाँ पे हाथ पैर हिल रहे हैं? क्या कोई यहाँ पे इंसान हिल रहा है? क्या चलना फिरना कुछ भी किसी तरीके का एक्शन हो रहा है? सर यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। ये तो सिर्फ स्टेट बताई जा रही है, उसकी एक अवस्था बताई जा रही है कि उसके पास 10 बंगले हैं। तो सर यहाँ पे अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो फिर इस डेफिनेशन के बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, इस डेफिनेशन के बारे में बहुत कुछ नहीं सोचना है और आप या मैं या कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये डेफिनेशन गलत है। तो सर फिर ये मजरा क्या है, क्या चल रहा है सर? दरअसल ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। तो सर कंप्लीट डेफिनेशन क्या है, मैं लिख देता हूँ आपके सामने। वर्ड दैट शोज एक्शन or state or happening। तो अब ये हमारी कंप्लीट डेफिनेशन है वर्ब की। अब कोई भी वर्ब आइडेंटिफाई करने में आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वर्ड दैट शोज एक्शन, जो कि किसी कार्य को या एक्शन को दिखाएगा। स्टेट यानी कि अवस्था को दिखाएगा। हैपनिंग या किसी चीज़ के होने को दिखाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको वर्ब को। द CEO ऑफ द कंपनी हैज़ 10 बंगलोज। इसी से स्टार्ट करते हैं। जो कंपनी का CEO है उसके पास 10 बंगले हैं, ठीक है। हमने कहा था ये वर्ब है, ठीक है। अगर ये वर्ब है तो या तो सर इसको एक्शन दिखाना चाहिए, या स्टेट दिखाना चाहिए, या फिर सर इसको हैपनिंग दिखाना चाहिए। सर इन तीनों में से क्या दिखा रहा है? सर ये तो स्टेट दिखा रहा है, एक्शन तो ये दिखा नहीं रहा है, ठीक है। हैपनिंग कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं सर, हो कुछ नहीं रहा है, ये तो सिर्फ एक स्टेट बता रहा है, स्थिति बता रहा है, अवस्था बता रहा है। तो यहाँ पे ये वर्ब क्या दिखा रही है? ऑब्वियसली स्टेट दिखा रही है। ये बात प्रूव हुई, परफेक्ट। My friend's father is an engineer। My friend's father is an engineer। मेरे दोस्त के जो पिता हैं वो एक इंजीनियर हैं। आई रिपीट, मेरे दोस्त के जो पिता हैं वो एक इंजीनियर हैं। क्या यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है सर। क्या कोई हैपनिंग कुछ हो रहा है यहाँ पे? नहीं सर, कुछ हो भी नहीं रहा है। तो सर बचा ही क्या? सर स्टेट ही तो बची। अगेन ये जो यहाँ पे एक वर्ब है, यहाँ पे एक वर्ब है, यहाँ पे एक वर्ब है और ये अगेन स्टेट दिखा रहा है। आ रहा हूँ मैं, सब पे आ रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है, सब पे आ रहा हूँ। एक्शन भी दिखाएगी, हैपनिंग भी दिखाएगी, वर्ब। आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। दे हैव बीन वॉशिंग कार फॉर 2 आवर्स। वो कार 2 घंटे से धो रहे हैं। वो कार 2 घंटे से धो रहे हैं। आपने कार ही नहीं, आपने कभी भी कुछ भी धोया हो, हाथ पैर हिले होंगे, आपकी बॉडी हिली होगी, है ना, थोड़ी सी एनर्जी लगी होगी, थोड़ी बहुत एनर्जी लगी होगी, हाथ पैर हिले होंगे और इसी को ही एक्शन बोलते हैं। और दे हैव बीन वॉशिंग कार, कार धोने में भी हाथ पैर हिलते हैं। तो दे हैव बीन वॉशिंग कार फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से वह कार धो रहे हैं। एंड वॉशिंग यहाँ पे एक वर्ब है। वॉशिंग यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पे हाथ पैर हिल रहे हैं, तो मतलब एक्शन हो रहा है। तो ये वर्ब क्या दिखा रही है सर? ये वर्ब तो सर एक्शन दिखा रही है। तो ये भी प्रूफ हो गया कि सर स्टेट भी दिखा सकती है। इन दो से हमने प्रूफ किया कि स्टेट दिखा सकती है।
थर्ड वाले से हमने प्रूव किया कि एक्शन दिखा सकती है, एंड फोर्थ वाले से अब क्या प्रूव करने वाले हैं, लेट्स सी। ब्रदर वॉज प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे। ब्रदर यस्टरडे फुटबॉल खेल रहा था, यानी कि कल फुटबॉल खेल रहा था। फुटबॉल जब हम खेलते हैं, हाथ पैर हिलते हैं, ऑब्वियसली सर हिलते हैं, एनर्जी लगती है ना। तो ब्रदर वॉज प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग यहाँ पे एक वर्ब है, परफेक्ट, प्लेइंग यहाँ पे एक वर्ब है, खेलने में हाथ पैर हिलते हैं, सर एक्शन हो रहा है, तो ये वाले सेंटेंस भी प्रूव कर रहा है कि हाँ वर्ब एक्शन दिखा सकती है। ठीक है, हमने एक्शन भी प्रूव कर लिया कि हाँ ठीक है सर वर्ब एक्शन भी दिखा सकती है। हमने ये भी प्रूव किया कि वर्ब स्टेट भी दिखा सकती है। सर अब सिर्फ हैपनिंग बचा है, देर मत करो, जल्दी से बता दो, बता रहा हूँ। हमने कहा इट इज़ गेटिंग इवनिंग, इट इज़ गेटिंग इवनिंग, शाम हो रही है, कुछ हो रहा है ना। अरे वही तो बताया था, हैपनिंग का मीनिंग कुछ होना होता है, तो इट इज़ गेटिंग इवनिंग, शाम हो रही है, और गेटिंग यहाँ पे एक वर्ब है, ऑब्वियसली गेटिंग यहाँ पे एक वर्ब है, और गेटिंग यहाँ पे एक वर्ब है, और ये वर्ब दिखा रही है किस चीज़ के होने को, किस चीज़ के होने को दिखा रही है, तो यहाँ पे हैपनिंग भी प्रूव हो गया ना। तो पूरी की पूरी डेफिनेशन जो मैंने आपको दी वो प्रैक्टिकली आपके सामने एक्सप्लेन किया, प्रूव किया, ना कि सिर्फ डेफिनेशन ही बता के आपके सामने छोड़ दिया हो। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको सब्जेक्ट पे आता हूं कि सब्जेक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद अगेन हम फ्रेज समझेंगे। अगर वीडियो मज़ा आ रहा है और आपको लगता है कि हाँ मैंने आपके लिए मेहनत की है और ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, एंड चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ, कहीं आप खो ना गए हो स्टोरी में, है ना। हमने स्टार्ट किया था ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से, और मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड में इसका ओरिजिन हुआ था। फिर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले साउंड्स बनाए गए, 44 साउंड्स थे। फिर मैंने आपको बताया उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर्स बनाए गए, लेटर्स से मिलके वर्ड्स बना, एंड कई सारे वर्ड्स से मिलके फ्रेज बना। फिर हम फ्रेज की डेफिनेशन जान ही रहे थे, फिर हमारे सामने दो टर्म्स ऐसे आए कि फ्रेज की डेफिनेशन समझने के लिए इन दो टर्म्स का समझना बहुत ज़रूरी था। तो हमने कहा ठीक है, पहले सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये जो दो टर्म्स हैं जिनके बिना हम फ्रेज की डेफिनेशन नहीं जान पा रहे थे, मैंने कहा इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। हमने वर्ब को काफ़ी अच्छे से समझ लिया था, हम सब्जेक्ट अब समझने वाले हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, डेफिनेटली एक्शन को कोई ना कोई तो करेगा ना, है ना। मैंने कहा मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, अभी एग्जांपल दिया था आपके सामने, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो फुटबॉल कोई तो खेलेगा, चाहे मैं खेल रहा हूँ या कोई और खेल रहा है, रमेश खेल रहा है, मुकेश खेल रहा है, रोहन खेल रहा है, या फिर आमिर खेल रहा है, शाहरुख खेल रहा है, कोई भी खेल रहा है, कोई तो खेलेगा ना। अब उस एक्शन को जो इंसान कर रहा है या कोई चीज़ जो भी कर रही है, उस एक्शन को, उस करने वालों को ही सब्जेक्ट बोलते हैं। आई रिपीट, सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब एक्शन को करने वाला ही, जिसको हम हिंदी में कर्ता भी बोलते हैं, इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, या फिर पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। सर सब्जेक्ट या तो डूअर ऑफ द एक्शन होगा, अगर सेंटेंस में जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें जो एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को जो करने वाला है वही सब्जेक्ट है। और अगर मैं कोई ऐसी बात बोल रहा हूँ, ऐसा सेंटेंस मैंने आपके सामने बोला, जैसे कि मैंने अभी लास्ट टाइम आपको ऐसे सेंटेंस दिखाए थे जिसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा था। अब जब एक्शन नहीं हो रहा है तो एक्शन करने वाला भी नहीं होगा, और जब एक्शन करने वाला नहीं होगा तो क्या सब्जेक्ट नहीं होगा उसमें? क्योंकि सब्जेक्ट तो वही है ना कि डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन करने वाला। अब जिस सेंटेंस में एक्शन ही नहीं हो रहा है ना, वी लास्ट टाइम एग्जांपल्स दिए थे, अब जिस सेंटेंस में एक्शन ही नहीं हो रहा है तो क्या उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा? ऑब्वियसली उसमें भी सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन हो जाती है? पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। उस स्टेटमेंट में, उस सेंटेंस में, या जो मैंने बात आपसे कही है, उस वो बात जिसके बारे में है, वही सब्जेक्ट हो जाता है। सर क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? कई लोगों को ऐसा लगता होगा, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, माई ऑल फ्रेंड्स आर ट्रैवलिंग टू देहरादून, मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स देहरादून जा रहे हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग का काम हो रहा है यहाँ पे, चलना या बस से हाथ पर हिलेंगे, है ना, एक्शन तो हो ही रहा है डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है सर? माई ऑल फ्रेंड्स। यहाँ पे ट्रैवलिंग कौन कर रहा है, एक्शन कौन कर रहा है? आपने कहा सर माई ऑल फ्रेंड्स, मेरे सारे के सारे दोस्त। तो मेरे सारे के सारे दोस्त अगर यहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? ऑफ कोर्स राइट, माई ऑल फ्रेंड्स सब्जेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ये सब्जेक्ट हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है वो माई ऑल फ्रेंड्स सारे के सारे कर रहे हैं, तो माई ऑल फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया।
क्योंकि यहाँ पे एक्शन हो रहा था, तो एक्शन को करने वाले ही सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल समझ आता हूँ। रमेश इज मेकिंग अ प्रोजेक्ट, रमेश प्रोजेक्ट बना रहा है। अब कुछ भी आप बना रहे हो तो हाथ पैर हिलेंगे, एक्शन हो रहा है। सर ये इस एक्शन को कौन कर रहा है? सर रमेश कर रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? रमेश, है ना, डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन को करने वाला, यहाँ पे एक्शन करने वाला रमेश है, तो रमेश सब्जेक्ट है यहाँ पे। थर्ड एग्जाम्पल, मिल्क इज हेल्दी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, दूध हर एक स्टूडेंट्स के लिए हेल्दी है, फायदेमंद है। सर एक्शन तो कोई नहीं हो रहा है यहाँ पे, और एक्शन तो कोई नहीं हो रहा है, तो डूअर ऑफ द एक्शन तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। सब्जेक्ट क्या क्या होगा यहाँ पे? सर आपने एक और बताया था कि पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, कोई व्यक्ति या चीज़ जिसके बारे में बात चल रही है। अब थर्ड एग्जाम्पल में किसके बारे में बात चल रही है? थर्ड एग्जाम्पल में बात चल रही है दूध की। मिल्क इज़ हेल्दी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, और अगर दूध की बात चल रही है तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मिल्क। गेटिंग, अरे हाँ या ना, हाँ या ना बोल दिया करो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कुछ तो बोला करो यार, मैं कैमरे के सामने आपसे बात करता हूँ, कुछ हाँ या ना में रिपीट किया करो उसको। आमिर इज़ वेरी हैंडसम, आमिर बहुत हैंडसम है। सर इसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट तो होगा ना। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? किसकी बात चल रही है? आमिर की बात चल रही है, तो सर आमिर ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है? इतना ईजी होता है सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब्जेक्ट भी आप बहुत अच्छे से पहचान पाए होंगे और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। मैं साइड हो जाता हूँ, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम अब आते हैं फ्रेज पे कि फ्रेज क्या होता है। अच्छा, सब्जेक्ट के बारे में एक और बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जाननी है। सब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, अभी देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट बना है वर्ड सिंगल से, मतलब एक होता है सिंगल का, है ना। कई सारे लोग सिंगल होंगे भी या नहीं भी होंगे, बहुत अच्छे से पता होगा सिंगल का मतलब क्या होता है। तो सिंगुलर वर्ड बना है सिंगल से, मतलब अकेले से, एक हो गया, है ना। तो सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा हो गया? मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट हो गया जिस सब्जेक्ट में या तो एक इंसान है, या तो एक इंसान होगा, या फिर एक चीज़ होगी जो सब्जेक्ट है, या तो वो एक पर्सन, एक इंसान होगा, या फिर एक चीज़ होगी। ठीक है, वहीं अगर प्लूरल सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट का जस्ट अपोजिट है। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमने देखा था कि ऐसा सब्जेक्ट जिसमें एक पर्सन है या फिर एक कोई चीज़ है। प्लूरल सब्जेक्ट अगर उसका अपोजिट है तो सर ये तो ऐसा होना चाहिए कि ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें एक से ज़्यादा इंसान होंगे या फिर एक से ज़्यादा चीज़ होगी। सर थ्योरी बहुत दे रहे हो, एग्जाम्पल दे के बताइए। एग्जाम्पल दे के बताता हूँ आपको। दे वर ब्रेकिंग विंडो, वे विंडो तोड़ रहे थे। एक्शन कौन कर रहे हैं? सर दे कर रहे हैं। डूअर ऑफ द एक्शन ही सब्जेक्ट होता है सर। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है सर, या तो ये सिंगुलर होगा या फिर ये प्लूरल होगा। कैसा है सर? दे कई सारे लोग होते हैं, दे का मतलब वे होता है कई सारे लोग होते हैं, कई सारे लोग हैं, तो ऑब्वियसली ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, है ना। इजी था। सेकेंड एग्जाम्पल, सोहन वॉज टीयरिंग पेपर, सोहन पेपर फाड़ रहा था। एक्शन कौन कर रहा है? सोहन कर रहा है। डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? सोहन है। सब्जेक्ट कौन बना? सर सोहन बना। अब सोहन अगर सब्जेक्ट है या तो ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, है ना। तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सर आपने कहा सर सोहन एक ही इंसान है, एक ही इंसान है, और अगर सब्जेक्ट एक इंसान है या एक चीज़ है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा कहलाता है। बहुत ईजी था। थर्ड एग्जाम्पल, 5 बॉयज़ वर चीटिंग इन द एग्जाम। एक्शन कौन कर रहा है? 5 बॉयज़ कर रहे हैं। 5 बॉयज़ कर रहे हैं सर, एक्शन करने वाले को ही तो सर सब्जेक्ट बोलते हैं। 5 बॉयज़ यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब 5 बॉयज़ अगर सब्जेक्ट है सर, या तो ये सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। सर ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है 5 बॉयज़ हैं यहाँ पे। अगर 5 बॉयज़ हैं तो बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारी चीज़ें अगर हैं सब्जेक्ट में तो फिर वो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। बस यही तो हमें जानना था। यही मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा था कि यही मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊं। ओके, अब इसको आप नोट कर लीजिए। मैं फिर आपको फ्रेज एंड क्लॉज की तरफ लेकर चलता हूँ, और देखिए कितनी आसानी से फ्रेज एंड क्लॉज को हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं लोग कि फ्रेज एंड क्लॉज कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बिलीव मी बहुत ईजी है। अब हमने वर्ब एंड सब्जेक्ट को बहुत डीपली एकदम डिटेल में समझा है, ठीक है। अब फ्रेज एंड क्लॉज इसके बाद जो आने वाला है वो बहुत ईजी होने वाला है और बहुत मज़ा आएगा आपको करने में। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
सो फाइनली हमारी सेना अब फ्रेज़ जानने के लिए बिल्कुल रेडी है। एंड मज़े की बात यह है कि फ्रेज़ के साथ साथ हम क्लॉज भी जानेंगे। क्लॉज मतलब फ्रेज़ के बाद ही हम क्लॉज जानने वाले थे, लेकिन अब फ्रेज़ के साथ ही क्लॉज जानेंगे। क्यों मैंने फ्रेज़ के साथ में ही क्लॉज क्यों किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली फ्रेज़ एंड क्लॉज के बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ रहते हैं। दोनों को साथ में पढ़ेंगे, एक भी डाउट नहीं रहेगा, और इस क्लास के बाद आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि फ्रेज़ क्या है एंड क्लॉज क्या है। इसीलिए मैंने फ्रेज़ वर्सेस क्लॉज क्या है। तो फ्रेज़ से स्टार्ट करते हैं। फ्रेज़ क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एग्जैक्टली ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। मीन्स ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है फ्रेज़ जिसके अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है, ये शर्त है फ्रेज़ होने की कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स हैं उसमें सब्जेक्ट भी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर वर्ब भी नहीं होना चाहिए। अगर क्लॉज की अगर मैं बात करता हूँ तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसके अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। मीन्स क्लॉज इज जस्ट अपोजिट ऑफ फ्रेज़। कैसे? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स था जिसके अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होना चाहिए, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब होना चाहिए, ये मस्ट है। सर थ्योरी बहुत हो गया, एग्जाम्पल देके बताइए, है ना? एग्जाम्पल देके ही बताता हूँ। संजय क्राइड इन द क्लास। संजय क्राइड इन द क्लास। संजय क्लास में रोया। शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। संजय क्राइड। संजय यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि एक्शन करने वाला कौन है? संजय है। एक्शन किसने प्ले किया? संजय ने प्ले किया। क्या एक्शन हो रहा है सर? रोने का एक्शन हो रहा है। और किसने एक्शन किया? संजय ने किया है। एंड डूअर ऑफ द एक्शन हमेशा सब्जेक्ट कहलाता है। संजय यहाँ पे एक सब्जेक्ट है सर, और क्राई यहाँ पे एक वर्ब है। एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब का जैसे ही कॉम्बिनेशन हुआ मैं कह सकता हूँ सर ये क्लॉज है ना? जैसे ही सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन हुआ मैं कह सकता हूँ ये क्लॉज है। क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि मैंने यही तो अभी कंडीशन देखी थी कि क्लॉज होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट एंड वर्ब होना जरूरी है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। हाँ सर, दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स को भी हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं। डेट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्या सब्जेक्ट एंड वर्ब है? हाँ सर, संजय यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, क्राइड एक वर्ब है, दोनों को मिला के सब्जेक्ट एंड वर्ब हो गया। मीन्स ये एक क्लॉज बन गया। उसके बाद इन द क्लास है, ये एक फ्रेज है। अब कुछ लोग आप में से कहेंगे कि सर आपने तो ये पहचान लिया, हमने तो चलो ये पहचान लेंगे, चलो ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आपने बता दिया है, एंड वर्ब भी हम पहचान लेंगे, और हम ये पहचान लेंगे कि हाँ ये क्लॉज है या नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे फ्रेज़ आपने कैसे पहचाना, है ना? फ्रेज़ आपने कैसे पहचाना कि ये फ्रेज़ है? देखिए मैंने कैसे पहचाना, मैंने सिर्फ इसकी डेफिनेशन पे ही ध्यान दिया, उसी से ही मुझे पता लग गया कि ये फ्रेज़ है भी या नहीं। क्यों? मैंने कहा था ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हाँ सर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 3 वर्ड्स हैं, ये एक ग्रुप है वर्ड्स का। मैंने कहा ठीक है। दैट डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसके अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है उसकी। मैंने कहा चेक कर लेता हूँ इसके अंदर सब्जेक्ट तो नहीं है, नहीं इसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा फिर वर्ब चेक कर लेता हूँ, इसके अंदर कोई वर्ब भी नहीं है। तो अगर इसके अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं है और इसका अपने आप में एक मीनिंग भी है तो 100% ये एक फ्रेज़ हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी है कि ये एक सेंटेंस है, ये उसका सब्जेक्ट हो गया, ये उसकी वर्ब हो गई, तो बात तो यहाँ फिनिश हो गई। ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। अब सब्जेक्ट वर्ब तो यहाँ हो गया, अब बचा हुआ जो पार्ट है वो फ्रेज़ ही होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ और क्लियर हो जाएगा। शी लाफ्स एट शाय पीपल। एट शाय पीपल में जो शर्मिंदा लोग होते हैं उनको ऊपर वह हंसती है, वह हंसती है बहुत ही शर्मिंदा जो लोग होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, कौन हंसती है? एक्शन कौन प्ले कर रहा है? सर शी प्ले कर रही है। कौन सा? लाफ, हंसने का। ठीक है सर, ये सब्जेक्ट हो गया। डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? सर शी है। ठीक है, शी यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया। लाफ यहाँ पे एक वर्ब है, सब्जेक्ट को एंड वर्ब को उठाया, दोनों को मिलाया, सर ये एक क्लॉज है। हाँ बिल्कुल एक क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और ये वर्ब भी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सर यहाँ पे एक क्लॉज हो गया। सर क्या ये फ्रेज़ है? लेकिन क्या ये फ्रेज़ है? मैंने कहा ठीक है, चेक कर लेते हैं। अगर इसके अंदर सब्जेक्ट है तो ये फ्रेज़ नहीं होगा। सर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, यहाँ पे कोई वर्ब भी नहीं है, और सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, और इस पार्ट का कहीं ना कहीं कुछ मीनिंग भी है, तो 100% ये एक फ्रेज़ हो गया। एट शाय पीपल। एट शाय पीपल मीन्स जो बहुत शर्माते हैं उन लोगों पर। हर फ्रेज़ का कुछ ना कुछ मीनिंग होना भी ज़रूरी है, हर फ्रेज़ का कुछ ना कुछ मीनिंग होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपने उठाया उल्टा सीधा और कह दिया ये फ्रेज़ हो जाएगा, इस तरीके से बोला क्या ये फ्रेज़ हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। मैंने एक तरफ एंड, आई, हु, दे, मे, कैन, कुड, कोई भी इंग्लिश का वर्ड्स उठाया,
10 वर्ड्स उठा लिए, आपके सामने रख दिया और मैंने कहा ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, आइडेंटिफाई करो, इसमें ना ही सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है, क्या ये फ्रेज हो सकता है? द आंसर इज़ नो। फ्रेज के अंदर भले ही सब्जेक्ट एंड वर्ब ना हो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मीनिंग ज़रूर होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन द क्लास, क्लास में एक बात लग रही है अच्छी खासी, ठीक है, क्लास में कुछ ना कुछ बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लास में। एट शाय पीपल, शर्मिंदा लोगों पर, हाँ ठीक है सर, सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ मीनिंग ऑफ कोर्स है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज़ मान्यता हु इज़ अ वेरी गुड सिंगर। अच्छा, थर्ड वाले एग्जाम्पल रीड करने से पहले, रीड तो हमने कर ही लिया है, अब इसको अंडरस्टैंड करने से पहले थोड़ा सा इधर आ जाओ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्लॉज दो तरह का होता है। द फर्स्ट वन इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं, एंड द सेकेंड वन इज़ डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। बड़ी डिफ़िकल्ट से नाम है ना, उतना ही आसान इनका यूज़ है, उतना ही आसान इनको समझना है। कैसे? देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सर ये इंडिपेंडेंट लिखा है, हाँ सर इंडिपेंडेंट लिखा है, इंडिपेंडेंट वर्ड बना है इंडिपेंडेंस से, इंडिपेंडेंस डे ना, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त आज़ादी, ठीक है, इंडिपेंडेंट वर्ड बना है इंडिपेंडेंस से, और इस वर्ड का मतलब होता है आज़ाद। इंडिपेंडेंट मीन्स आज़ाद, मतलब आज़ाद, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल एकदम इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और वहीं दूसरे वाली क्लॉज की अगर मैं बात करूँ, डिपेंडेंट क्लॉज, ये वर्ड बना है डिपेंड से, डिपेंड मतलब किसी पे डिपेंड रहना, निर्भर रहना। तो अगर ये डिपेंडेंट क्लॉज है तो मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज किसी न किसी चीज़ पे निर्भर रहता है। अब किस पे निर्भर रहता है? किसी क्लॉज पे निर्भर रहता है। मैं जानता हूँ अभी इन दोनों क्लॉज की मीनिंग आपको समझ में नहीं आई होगी, अब समझ में आएगी। इंडिपेंडेंट क्लॉज, मैंने कहा ये बिल्कुल आज़ाद है, किसी पे डिपेंड नहीं होता है। क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट सेंस देता है। जो ये बात कहेगा वो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी। अभी एग्जाम्पल भी दूंगा, बहुत क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस। दूसरा मैंने आपको बताया डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज बना है डिपेंड से, जो कि किसी पे निर्भर होता है। किस पे निर्भर होगा? क्लॉज है, क्लॉज पे ही निर्भर होगा ना। अब ये निर्भर क्यों रहता है उस पर, यही सवाल होगा आपका। ये निर्भर इसलिए रहता है ताकि जब दूसरे क्लॉज को इससे मिलाया जाएगा तब ये कंप्लीट सेंस देगा। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि कंप्लीट सेंस देता है, डिपेंडेंट क्लॉज जो कि कंप्लीट सेंस नहीं देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है। अब थर्ड वाले एग्जाम्पल पे अब आ जाओ, अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लियर होगा, देखना। शी इज़ मान्यता हु इज़ वेरी गुड सिंगर, शी इज़ मान्यता हु इज़ अ वेरी गुड सिंगर, वह मान्यता है जो कि बहुत अच्छी सिंगर है। सर ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक वर्ब है, ठीक है। अच्छा, ये वर्ब में अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है कि सर वर्ब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप तो वर्ब आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जैसे कि कुछ ऐसी वर्ब हैं जो कि आपने देखी नहीं होंगी, है ना, मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। अब कुछ सोच रहे होंगे सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैं बता देने वाला हूँ कि इस बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज करने के बाद मैं वर्ब चैप्टर ही स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल जड़ से उखाड़ के लेके आएंगे और एकदम पीक तक लेके जाएंगे। और वर्ब चैप्टर या कोई भी चैप्टर मैं इस चैप्टर पर जो इस चैनल पे मैं आपको कराने वाला हूँ, इतना कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला हूँ मैं उस चैप्टर का, शायद आपको किसी भी चैनल पे इतना कंटेंट नहीं मिलेगा। आपको लगता होगा शायद मैंने बड़ी बात बोल दी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको किसी भी चैनल पे इतना कंटेंट नहीं मिलेगा जितना कंटेंट मैं आपको इस चैनल पे देने वाला हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नाउ कम बैक टू अवर थर्ड एग्जाम्पल। शी इज़ मान्यता हु इज़ अ वेरी गुड सिंगर, वह मान्यता है जो कि बहुत अच्छी सिंगर है। सर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, जहाँ सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन हुआ सर ये क्लॉज हो गया। अब ये क्लॉज जो है कहाँ तक हो गया सर? शी इज़ मान्यता, वह एक मान्यता है, तो शी इज़ मान्यता तक एक क्लॉज हुआ, ठीक है, एक बात कंप्लीट हुई, मान्यता। अब कुछ लोग आप में से कहेंगे या डाउट आया होगा, अगर नहीं आया डाउट तो डाउट आना चाहिए था, है ना, डाउट आने चाहिए माइंड में। तो क्या डाउट आना चाहिए था कि सर आपने कहा था सब्जेक्ट एंड वर्ब होना चाहिए तभी वो क्लॉज होगा, ठीक है। आपने कहा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेकिन क्लॉज आप लिख रहे हो कि यहाँ तक क्लॉज है, मान्यता तक क्लॉज है, ऐसा क्यों? आपने मान्यता कहाँ से ऐड कर लिया? आपने तो सब्जेक्ट एंड वर्ब के बारे में सिर्फ बोला था ना, ये मान्यता कहाँ से आ गई? असल क्या था, मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन आपने शायद ठीक से नहीं सुना होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये एक कंडीशन है,
ये मिनिमम कंडीशन है कि कम से कम उसके अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब होना ही होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हो सकती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसका कोई भी वर्ड आ सकता है आगे पीछे क्लॉज के, लेकिन दो कंडीशन मस्ट हैं कि सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों उसके अंदर होने चाहिए। तो यहाँ सब्जेक्ट एंड वर्ब हैं, बिल्कुल हैं, और कुछ चीज़ें अगर उसका आगे ऐड भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बस। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, शी इज़ मान्यता, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्लॉज हो गया और एक बात कंप्लीट हो गई। कौन सी बात कंप्लीट हुई? शी इज़ मान्यता, वह एक मान्यता है, वह मान्यता है। हु इज़ अ वेरी गुड सिंगर, जो कि बहुत अच्छी सिंगर है। अब यहाँ बड़ा मज़ा आएगा, क्या मज़ा आएगा देखना। हु इज़ अ वेरी गुड सिंगर, जो कि बहुत अच्छी सिंगर है। अब यहाँ हम क्लॉज को समझने वाले हैं, दोनों को, जो अभी मैंने काइंड्स बताया ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज, ये इसी थर्ड एग्जाम्पल से ही समझ में आएंगे बहुत अच्छे से। ध्यान सारा का सारा कंसंट्रेशन यहीं पर रखना। यहाँ पहली बात मैंने आपसे कही, शी इज़ मान्यता, वह मान्यता है। दूसरी बात मैंने आपसे कही, हु इज़ अ वेरी गुड सिंगर, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी सिंगर है। जो कि बहुत अच्छी सिंगर है, क्या ये बात आपको कंप्लीट सेंस दे रही है? जो कि बहुत अच्छी सिंगर है, मैं भागते हुए आपके पास आया और मैंने आपसे कहा जो कि बहुत अच्छी सिंगर है। आप कहोगे क्या क्या बोल रहे हो, बहुत अच्छी सिंगर है? या तो आगे पीछे कुछ लगाओ इसके कि जो कि बहुत अच्छी सिंगर है, मतलब क्या कहना चाह रहे हो, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, है ना, तभी क्लियर हो पाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। और मैं आपके पास भागते हुए आया और फिर मैंने आपसे कहा शी इज़ मान्यता, वह मान्यता है, तो क्या आप समझ पाएंगे? हाँ, बिल्कुल समझ पाएंगे आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वह मान्यता है। लेकिन दूसरी ओर अगर मैंने आपसे कहा होता कि हु इज़ अ वेरी गुड सिंगर, जो कि बहुत अच्छी सिंगर है, सिर्फ इतना ही कहता जो कि बहुत अच्छी सिंगर है, तो आप नहीं समझ पाते। मतलब समझ में क्या आ रहा है मुझे कि एक ये क्लॉज हमने देखा, एक ये क्लॉज देखा, शी इज़ मान्यता, ये जो क्लॉज है, ये जो क्लॉज है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसीलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, है ना। अब हु इज़ अ वेरी गुड सिंगर, जो कि बहुत अच्छी सिंगर है, जो कि बहुत अच्छी सिंगर है। अब जो कि बहुत अच्छी सिंगर है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, अभी एग्जांपल दिया आपके सामने, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, और कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे सर ये किस पे डिपेंड हो रहा है, किस पे डिपेंड हो रहा है? ये डिपेंड हो रहा है बाबू अपने दूसरे वाले, अपने पहले वाले क्लॉज पे, अपने इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड हो रहा है, तभी आप इसकी कंप्लीट मीनिंग समझ पाएंगे। आपको स्टार्टिंग से इंडिपेंडेंट क्लॉज से इस सेंटेंस को पढ़ना होगा, तभी आप इसकी कंप्लीट मीनिंग निकाल पाएंगे। शी इज़ मान्यता, हु इज़ अ वेरी गुड सिंगर, वह मान्यता है जो कि बहुत अच्छी सिंगर, सही कहा आपने। ओके, नाउ कम्स टू our fourth example. I met him when he was dancing. मैं उससे मिला जब वह डांस कर रही थी, ठीक है। अब मैं आपके पास आया दौड़ता दौड़ता, मैंने कहा जब वह खाना खा रहा था। आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो, जब वह खाना खा रहा था? या तो आगे पीछे कुछ लगाइए, है ना, कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कीजिए, तब समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं भागते आपके पास आया, जब वह टीवी देख रहा था, क्या कोई सेंस निकल के आई? आप कहोगे सर कोई सेंस निकल के नहीं आ रही है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताओ, आगे पीछे कुछ लगाइए। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा आई मैट हिम, आई एक सब्जेक्ट है, मैट एक वर्ब है, एक वर्ड और ऐड कर दिया उसके साथ, और एक बात कह दी गई पूरी, आई मैट हिम, मैं उससे मिला। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया, हमारा एक क्लॉज बन गया। कैसा क्लॉज बना? सर आई मैट हिम, मैं उससे मिला, बात अपनी पूरी है और कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, तो मैं इससे मिला, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। When he was dancing, जब वह डांस कर रहा था, जब वह डांस कर रहा था, तो जब वह डांस कर रहा था, ये जो क्लॉज होगा सर, ये जो क्लॉज होगा ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा। क्यों? क्योंकि जब वह डांस कर रहा था तो कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इसीलिए डिपेंडेंट क्लॉज उसको बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा हमें कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। आप किस पे डिपेंड हो रहा है? इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड हो रहा है, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड हो रहा है, तो अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज से अगर आप स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो आप इस डिपेंडेंट क्लॉज की मीनिंग भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? आई मैट हिम, मैं उससे मिला, व्हेन ही वाज डांसिंग, जब वह डांस कर रहा था। पूरी बात क्लियर हो गई सर, ठीक है। आई मैट हिम व्हेन ही वाज डांसिंग, मैं उससे मिला जब वह डांस कर रहा था, ठीक है। Now comes to our fifth example. Rohan went to the clinic because he was injured. ठीक है भाई, ठीक है। रोहन went to the clinic because he was injured. रोहन क्लिनिक गया क्योंकि उसके चोट लगी हुई थी, है ना, क्योंकि उसके चोट लगी हुई थी। मैंने आपसे कहा रोहन went to the clinic, रोहन क्लिनिक गया,
बात खत्म हो गई, कंप्लीट सेंस है अपनी, है ना। मैंने कहा मैं दिल्ली गया, बात खत्म हो गई, कंप्लीट सेंस है अपने आप में। मैंने कहा मैं यहाँ गया वहाँ गया, आपने कहा बात पूरी कंप्लीट है, कंप्लीट सेंस है। लेकिन जैसे ही मैंने आपसे ये बोला कि बिकॉज ही वॉज इंजर्ड, क्योंकि उसके चोट लगी हुई थी, मैंने आपसे सिर्फ इतना बोला क्योंकि उसके चोट लगी हुई थी, तो कंप्लीट सेंस नहीं हो रही है क्योंकि उसके चोट लगी हुई थी। मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इससे पीछे कि उसके चोट कैसे लगी, है ना, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसमें मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे मुझे, तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे। अगर मैं सिर्फ आई एम सॉरी अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ कि बिकॉज ही वॉज इंजर्ड, क्योंकि उसकी चोट लगी हुई, तो कंप्लीट सेंस नहीं देगा, वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा, इसीलिए उसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे, है ना। अच्छा, बिकॉज मीन्स क्योंकि हो गया। अब ये भी डाउट आ सकता है आपके माइंड में कि सर क्या एक सेंटेंस के अंदर 2 क्लॉज भी हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। एक सेंटेंस के अंदर कितने भी क्लॉज हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब होनी चाहिए। जितने क्लॉज हैं उतने क्लॉज के अपने अलग सब्जेक्ट होंगे, अपनी अलग वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। आई रिपीट, एक सेंटेंस में कितने भी क्लॉज हो सकते हैं, कंडीशन यही है कि जितने क्लॉज हैं उनके अपने अलग अलग सब्जेक्ट, अपने अलग अलग वर्ब होने चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे सर 2 क्लॉज हैं, आपने बताया कि सबके अलग अलग सब्जेक्ट होने चाहिए, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहन वेंट टू द क्लिनिक, पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज का चेक कर लेते हैं। रोहन सब्जेक्ट है, वेंट यहाँ पे एक वर्ब है, ठीक है। टू द क्लिनिक, क्लिनिक गया, कुछ वर्ड्स ऐड कर लिए, सर एक बात पूरी हो गई। रोहन वेंट टू द क्लिनिक, रोहन क्लिनिक गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सर दूसरा क्लॉज है, यहाँ बताओ मुझे। मैंने कहा बिकॉज मीन्स क्योंकि होता है, ये सब्जेक्ट नहीं है। ही वॉज, ये कंजक्शन है, कंजक्शन आगे वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, अभी छोड़ दो। तो ही वॉज इंजर्ड, ही वॉज इंजर्ड, तो ही क्या है सर, एक सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, ये दोनों एक वर्ब है, इन दोनों को मिलाकर सिर्फ एक वर्ब बनेगी। और सर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हुआ, और जैसे ये कॉम्बिनेशन हुआ ये एक क्लॉज बन गया। नहीं रोक सकते आप इसको क्लॉज बनाने से, कोई नहीं रोक सकता, क्लॉज बनना पड़ेगा इसको, है ना। तो डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, बिकॉज ही वॉज इंजर्ड, क्यों था, रोहन वेंट टू द क्लिनिक, रोहन क्लिनिक गया क्योंकि उसके चोट लगी हुई थी, ठीक है। ये मैंने लास्ट वाला जो एग्जाम्पल लिखा है इसमें आपको खुद करना है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी मेहनत से, ईमानदारी से इस वाले एग्जाम्पल में फ्रेज, क्लॉज, वर्ब, सब्जेक्ट सब कुछ आइडेंटिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, जितना मैंने आपको अब तक पढ़ा चुका है, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर नाउन फ्रेज भी होता है, प्रपोजिशनल फ्रेज भी होता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है, एडवर्ब फ्रेज भी होता है, आपने वो सारे फ्रेज नहीं बताए। माय डियर, मेरे भाई, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये सिर्फ बेसिक है, ठीक है। जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा तो नाउन फ्रेज बताऊंगा, जब मैं प्रपोजिशन पढ़ाऊंगा तो प्रपोजिशनल फ्रेज बताऊंगा, जब मैं एडजेक्टिव बताऊंगा तो एडजेक्टिव फ्रेज बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर इंक्रीज करता रहूँगा, मैं सारी की सारी चीज़ें क्लियर करता रहूँगा। अगर मैं इन सारी चीज़ों में अगर मिलाता रहा ये एडवांस चीज़ें तो बहुत खिचड़ी बन जाने वाली है, मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने नहीं मिलाया है अभी। और जैसे चैप्टर्स, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जैसे ही मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ सारे के सारे डाउट, सारी की सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। मुझे सब पता है, नशर मत लेना। मैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आया और सीधा ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया मैंने, नहीं। पहले ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाया है बहुत टाइम, उसके बाद ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो मुझे ये भी पता है कि स्टूडेंट्स के क्या डाउट्स आते हैं। मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ तो आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझसे इतने सारे स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा है तो मुझे खुद ही पता रहता है कि हाँ स्टूडेंट्स के माइंड में क्या डाउट आते हैं, तो मैं खुद ही क्लियर करता रहता हूँ। अच्छा, कुछ के माइंड में ये भी आता हो कि सर क्लॉज के बारे में भी कुछ चीज़ें आपने नहीं बताई, तो उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि चैप्टर्स मुझे स्टार्ट करने दो, मुझे वर्ब, नाउन, प्रपोजिशन सारे चैप्टर्स से स्टार्ट करने दो। उसके बाद आपकी A to Z, मैंने कहा ना कि इतना कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला हूँ आपको, रेलिवेंट कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला हूँ कि शायद आपको कहीं भी उतना कंटेंट ना मिले। तो फटाफट से आज के टॉपिक को फिनिश कर देते हैं। साउंड से फिर से मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ, सिर्फ 30 सेकंड लूँगा आपके। साउंड्स हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले साउंड्स बने, 44 साउंड्स हमारे पास थे। फिर हमने देखा उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सर लेटर्स बनाए गए, और लेटर्स से ही सर वर्ड्स बने, एंड वर्ड्स से ही सर हमने देखा फ्रेजेस बने। फ्रेजेस को बहुत अच्छे से समझा हमने, फिर हमने क्लॉज को बहुत अच्छे से समझा। फ्रेजेस एंड क्लॉज को हमने दोनों को इसलिए समझा ताकि ये कुछ थोड़े से सेम होते हैं सिवाय एक्सेप्शन के, अपने कंडीशंस के अलावा, ठीक है। और फिर उसके बाद एक सेंटेंस बनता है। सर सेंटेंस के बारे में आपने कुछ नहीं बताया
है ना। सेंटेंस के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, ये सारे के सारे मैंने क्या लिखे हैं, ये सारे के सारे सेंटेंस हैं। सर सेंटेंस में और क्लॉज में क्या डिफरेंस होगा? देखिए सेंटेंस के अंदर ही क्लॉज होता है, सेंटेंस के अंदर ही क्लॉज होता है। क्या ये सारे के सारे सेंटेंस हैं? हाँ सर सारे के सारे सेंटेंसेस हैं। क्या उनके अंदर क्लॉज नहीं है? हाँ सारे के सारे क्लॉज भी हैं, सारे के सारे फ्रेज भी हैं उनके अंदर। लेकिन सेंटेंस में आप अपनी पूरी बात कह देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, है ना। सेंटेंस के अंदर आप अपनी पूरी बात कह देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये एक मेथड है सेंटेंस आइडेंटिफाई करने का कि सेंटेंस है भी या नहीं। जब तक फुल स्टॉप नहीं लग रहा है वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब उल्टा मैं एक बार आपको लेके चलता हूँ। ये सेंटेंस है, हाँ सर पूरे के पूरे सेंटेंस है। सेंटेंस के अंदर क्लॉज है, सर सेंटेंस के अंदर ही तो क्लॉज देखा अभी हमने। फ्रेज है, सर फ्रेज भी आइडेंटिफाई किया था। क्या वर्ड्स है? हाँ सर सारे के सारे वर्ड्स ही तो हैं। ये क्या लेटर्स से मिलकर बना हुआ है? सर क्या पूछ रहे हो, ऑब्वियसली बना हुआ है। साउंड्स है, मतलब सारी की सारी बातें प्रूव हो गई जो हमने पढ़ा था। ओके नाउ टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करके जाना। अगर लग रहा है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।